हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मादा जनन अंग। मैंने नर जनन अंग की पूरी वीडियो बना दी है। उसमें जो पार्ट होते हैं उसको पूरी डिटेल में समझाएं और नोट्स बना के PDF के रूप में डाल दिया है। तो आप अगर नर जनन तंत्र देखना चाहोगे, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने नर जनन तंत्र करवाया है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया था, चैप्टर नंबर 3 है ना। तो चैप्टर नंबर पहले मैंने नर जनन अंग करवा दिया। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र कितने प्रकार का होता है। मादा जनन तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। जैसे नर जनन तंत्र 2 प्रकार का होता है, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक जननांग क्या होता है, अंडाशय होता है। और द्वितीयक जनन तंत्र या जननांग किसे कहते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि एंड ग्रंथियां, ठीक है। तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु गर्भाशय में जाके उसका रोपण कैसे होता है, निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है ना। तो वही चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंडाशय, अंडाशय सबको इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी, है ना। सबसे पहले अंडाशय फीमेल में एक जोड़ी बादाम के आकार के अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक संख्या में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, गर्भाशय में दोनों साइड, एक साइड दायां और बायां, दोनों साइड एक एक अंडाशय स्थित होते हैं। और किसकी आकृति के होते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं। प्रत्येक ओवेरी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय के चारों तरफ एक कोशिका स्तर मोटी जनन उपकला पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं, ठीक है। इस स्तर के नीचे 2 भागों में संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अब आता है अपना बाहरी भाग। बाहरी भाग पाया जाता है, बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं। जो जनन उपकला पाई जाती है ना, उसके बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। और मेडुला के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स विस्तृत होती है या फैली होती हैं, ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, ठीक है। जबकि कोर्टेक्स में कई कोशिकाओं की हजारों की संख्या में विशिष्ट गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। इन पुटिकाओं की एक कोशिका प्राथमिक उराइट कहलाती है। यही विकसित होकर अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो कोशिका प्राथमिक उराइट कोशिका विकसित होकर किसका निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। और ये किस में उपस्थित होती है, जनन उपकला में उपस्थित होती है। इसीलिए इसको जनन उपकला बोला गया है, क्योंकि ये अंडाणु के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। लड़की के दोनों ओवेरी के जन्म के समय लगभग 2,50,000 या 4 लाख तक पुटिकाएं बनती। कितनी, 2.5 लाख से 4 लाख तक पुटिकाओं का निर्माण होता है। और किसके द्वारा होता है, कोर्टेक्स के द्वारा होता है। कोर्टेक्स किस में उपस्थित होती है, जनन उपकला। किसकी जनन उपकला, अंडाशय के चारों तरफ उपस्थित जनन उपकला में उपस्थित कोर्टेक्स द्वारा पुटिकाओं का निर्माण होता है, जिनकी संख्या 2.5 लाख से 4 लाख तक होती है। लेकिन स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में 400 पुटिकाएं परिपक्व हो जाती हैं। मतलब ये इतनी पुटिकाएं ऐसे ही वेस्ट निकलती हैं, बस इनमें से 400 यानी 400 पुटिकाएं ही परिपक्व होती, यानी अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। जब अंडाणु पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और ओवेरी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग कहते हैं। और ये कब होता है, ये मासिक चक्र से 14 डेज 14वां दिन में अंडो उत्सर्ग होता है, ठीक है। अब ओवेरी के क्या कार्य हैं, अंडाशय की क्या कार्य है। अंडाशय के हमने देख लिया कि अंडाशय की चौड़ाई लंबाई क्या है, इसके ऊपर जनन उपकला पाई जाती है। जनन उपकला में 2 प्रकार की उपकला होती है, मेडुला और कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स अंडाशय की पुटिकाओं का निर्माण करता है। ये पुटिकाएं 2.5 लाख से 4 लाख की संख्या में होती हैं, लेकिन इन पुटिकाओं में से 400 पुटिकाएं ही परिपक्व हो पाती हैं। अंडाणु इसी पुटिकाओं से विभाजित होकर बना होता है और अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम अंडो उत्सर्ग कहते हैं। अब ओवेरी क्या क्या कार्य करती है, ओवेरी का मुख्य कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना है तथा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे लिंग हार्मोन का उत्पादन करना है। देखो
हमने नर में क्या पढ़ा था, नर में यानी नर हार्मोन किसे कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि मादा में लिंग हार्मोन 2 होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसका स्रावन कौन करता है, ओवेरी करती है। ठीक है, ये हार्मोन फीमेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि की वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब जैसे लड़कियों की आवाज़ पतली होना, देखो जैसे जैसे लड़के की उम्र बढ़ती है, लड़कों की उम्र बढ़ती है तो उनकी आवाज़ में मोटापन होने लगता है। ठीक है, और जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है तो उनकी आवाज़ पतली होने लगती है। तो ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जो किस पर निर्भर करते हैं, अपने लैंगिक हार्मोन पर निर्भर करते हैं। यानी नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करेगा और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आती है हमारा निषेचन। देखो अंडाशय से अंडाणु निकल गया, अब उसका निषेचन कहाँ होगा, तो अंडाशय से कौन जुड़ी होती है, अंडवाहिनी, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय से एक झालदार कील के समान मुख वाली एक नलिका शुरू होती है, एक नलिका शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इनकी दीवार पेशी होती है, मतलब पेशों की बनी होती हैं। इनकी फिब्री में अनेक सीलिया पाई जाती। सीलिया रोम की तंतु के आकार की जो संरचना होती है, हम उन्हें सीलिया बोलते हैं, जिनकी गति के कारण अंडाशय से निकला अंडाणु फिब्री में आ जाता है। सीलिया गति करते हैं ना, तो अंडाणुओं को आगे धकेलने का कार्य करते हैं। फेलोपियन का दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है एवं अंडाणु को ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फेलोपियन ट्यूब के बाद निषेचित अंडाणु कहाँ पहुंच जाता है, गर्भाशय में। तो देखो अगला अपना गर्भाशय यानी यूट्रस। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा निचला हिस्सा संकरा होता है, मतलब ऊपरी जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे करके होता है। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है और निचला हिस्सा संकरा होता है। इसकी दीवार मोटी तथा मांसपेशियों की बनी होती है। दीवार की बाहरी पेशी स्तर मायोमेट्रियम तथा भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का निचला संकरा भाग ग्रीवा कहलाता है, जो योनि में आके खुलता है। ठीक है, तो गर्भाशय क्या करता है, जब अंडाणु का परिपक्व होता है तो वो कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में ही उसको पोषण और विकसित होने लगता है। योनि एक संकरी नली है जिसकी दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। इसका ऊपरी सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। इस छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। अब होता है अंडाणु जनन। अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, यह क्रिया अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका में होती है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। तो अंडाणु जनन किसके द्वारा संपन्न, जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका, मतलब जनन कोशिका कहाँ पर उपस्थित होती है, ओवेरी में उपस्थित होती है। मादा में महीने में एक ही अंडाणु परिपक्व होता है। अगर एक माह में बाएं ओवेरी का ओवम परिपक्व होता है तो दूसरे माह में दाहिने का ओवम परिपक्व होता है। देखो महीने में एक अंडाणु, देखो मासिक चक्र के दौरान अंडाणु का उत्सर्जन होता है। मासिक चक्र के ठीक 14वें दिन में अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो एक महीने में अगर दाएं ओर का अंडाणु परिपक्व हुआ तो उसके अगले महीने में बाएं साइड का अंडाणु परिपक्व होगा, फिर बाएं से दाएं आ जाएगा। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, अंडाणु की संरचना है ना, मनुष्य का अंडाणु दूसरे स्तनियों के समान ही गोल अचल होता है तथा योग नहीं पाया जाता। उसमें प्रोटीन मतलब पीले रंग का जो पदार्थ होता है ना वो नहीं पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों के अधिकतर अंडों में पीले रंग का जो योग होता है वो पाया जाता है। बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है ना। तो क्या